बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरे अरे देखो, आसिया को क्या हुआ है। भाभी ने एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो शादी वाले घर में जितने भी लोग थे सब एकदम इकट्ठे होना शुरू हो गए और आसिया का तमाशा देखने लगे। आसिया इस वक्त अपने हवास में नहीं लग रही थी। उसके बाल उसके मुंह और कांधों के ऊपर बिखरे पड़े थे और उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। अपने सामने इतने लोग देखकर वो वहशत से चीखने लगी। भारी और खौफनाक आवाज कमरे में फैलने लगी। लोगों ने डरकर अपने दिल पर हाथ रख लिया और बाहर की तरफ भाग गए। आसिया की माँ एक कोने में चुपचाप खड़ी थी और बेबसी से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। वही हुआ था जिसका उसे डर था, जिस बात से बचने के लिए उसने आसिया की शादी रखी थी, वही बात उसके सामने आ गई। आसिया की माँ ज़ारो कतार रो रही थी और आसिया की भाभी उसकी माँ को तसल्ली देते हुए अपने साथ लगाए खड़ी थी। अब वो खुद हैरानी से आसिया को देख रही थी और इस बात से अनजान थी कि आसिया के साथ क्या मसला चल रहा है। लड़के के घर वाले जिस वक्त आसिया को मेहंदी लगाने के लिए आए थे उस वक्त सारा सामान वापस करके अपने घर को लौट गए। जाते जाते लड़की की माँ आसिया की माँ से कहती गई कि तुम अपनी पागल बेटी हमारे सर पर थोपना चाहती थी, लेकिन शुक्र है कि वक्त से पहले ही हकीकत सामने आ गई। लेकिन आसिया की माँ तो उन्हें हकीकत बता भी न सकी और वो लोग इसी तरह वापस चले गए। आसिया की शादी टूट गई, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी, उसकी क्या वजह थी जिसकी वजह से आसिया की शादी टूटी, और आखिर आसिया को ऐसा क्या हुआ था। ये सब जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुनना पड़ेगी। मैं 18 साल की खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। मैंने अभी इंटर मुकम्मल किया था और इंटर मुकम्मल करते ही घर में मेरी बात शादी की छिड़ गई थी। हर लड़की की तरह मेरा भी ये ख्वाब था कि मेरी भी शादी किसी अच्छे घराने में हो, मुझे भी कोई चाहने वाला मिले। मेरे बहुत से रिश्ते देखे गए, लेकिन फिर एक रिश्ते के ऊपर सब रजामंद हो गए। सब में था ही कौन, मेरी अम्मी, भाई और भाभी। अब्बू का तो काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो गया था। भाई और भाभी वैसे भी शहर में अलग रहते थे, सिर्फ मैं और अम्मी ही गांव में रहते थे। अम्मी ने मेरे मैट्रिक करने के बाद ही सबको मेरे रिश्ते ढूंढने के लिए कह दिया था। सब अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे। मेरे बहुत से रिश्ते देखे गए और सच पूछे तो मुझे ये रिश्ता देखने वाला तरीक़ाकार पसंद ही नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह सज धज कर लोगों के आगे पेश हो जाओ और वो आपको अच्छी तरह ठोक बजा कर देखेंगे। आपके दांत पूरे हैं, आप चलती ठीक हैं, आप में कोई नुक्स नहीं। मुझे ये तरीका बहुत बहुत ज़्यादा बेरहम लगता था, लेकिन मैं क्या करती, यही माशरे का दस्तूर था और इसी निज़ाम के तहत ही सब कुछ चलता आ रहा था। हर रिश्ते के ऊपर अम्मी की उम्मीद बन जाती थी और वो उम्मीद भरी नज़रों से लड़के को देखती थी। अक्सर लड़के वाले मुझे तो पसंद कर जाते थे, लेकिन अम्मी को किसी बात के ऊपर एतराज़ बन जाता था, क्योंकि आखिर में मैं अम्मी की इकलौती बेटी थी। अब वो मेरे ऊपर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी और मेरे लिए बेहतरीन रिश्ता ढूंढना चाहती थी, क्योंकि भाई ने तो अपनी मर्जी से अपनी एक क्लास फेलो से शादी कर ली थी। अम्मी ने तब तो कोई चूं चला नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि अम्मी को इस बात का दिली सदमा था। भाभी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन भाई को ले उड़ी थी। भाई हमसे मिलने के लिए आते थे, महीने में 1-2 दिन रह जाते। भाभी बहुत कम आती थी। अभी उनकी कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन अम्मी की दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह उनको भी साहिब औलाद करे। भाभी ने भी शहर से 1-2 रिश्ते बताए, लेकिन अम्मी मुझे भाई की तरह से इतनी दूर भेजना नहीं चाहती थी। वो यही चाहती थी कि करीब ही कहीं मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। आज भी इस सिलसिले में मेहमान घर पर आए हुए थे और मैं ट्रे सजाकर बस उनके आगे जाने को तैयार ही थी। मैंने अपनी तेजी से चलती सांस के ऊपर काबू पाया। एक गहरा सांस भरा और ट्रे उठाकर दुपट्टा सेट करती ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। जाके सबसे पहले सलाम किया और ट्रे टेबल पर रखकर देखने लगी। अम्मी ने इशारा किया तो उसके करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गई। लड़के वालों की तरफ से लड़की की माँ, बहन, लड़के का भाई और बाप आए हुए थे। ये भी एक छोटी सी फैमिली थी। लड़के का अपना कारोबार था और वो कपड़े का काम करता था। बड़ी खुश असलूबी से सारी बातें हुई। लड़की की बहन गाहे बगाहे मुझसे सवालात करती तो मैं उसका जवाब दे देती, वरना खामोश बैठी रहती। 10 से 15 मिनट के बाद अम्मी ने मुझे वहाँ से जाने का इशारा कर दिया और मैं मेहमानों से मुआज़रत करती उठकर आ गई। बाहर आकर मैंने एक तेज़ और गहरा सांस भरा। ये सब बहुत मुश्किल काम था। मेहमानों के आगे अपने आप को इस तरह पसंद करवाना मुझे बहुत अजीब लगता था। अब माँ मेहमानों के साथ गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने अपनी पसंदीदी का इंदिया दे दिया था और अब अम्मी को घर आने की दावत दे रहे थे।
अम्मी ने उसी वक्त ही उनसे अगले जुम्मे का वक्त ले लिया और यूं मेहमान खुशी खुशी रुखसत हुए। लड़के का नाम बिलाल था और लड़का दिखने में खूबसूरत था, क्योंकि मेहमानों के आने से पहले रिश्ते कराने वाली ने उसकी तस्वीर भेज दी थी। अम्मी अब भाई को कॉल करने लगी ताकि उनको सारी सूरत हाल बताएं और अगले जुम्मे आने का बोल दिया। भाई ने भी हामी भर ली और यूं अम्मी के सजदे अब तवील होने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनको भी लड़का पसंद आ जाएगा। दिखने में खुश शक्ल था, फैमिली भी अच्छी थी। अगले जुम्मे जब अम्मी और भाई वहां से होकर आए तो बहुत खुश थे। उसी वक्त लड़के को हाँ कराए और कुछ पैसे भी शगुन के तौर पर दे आए। मैं भी बहुत खुश थी। मेरी रवायती तौर पर मंगनी तो नहीं हुई, लेकिन बात पक्की हो गई थी। अगले जुम्मे ही वो लोग भी आ गए और आकर मुझे कुछ पैसे और कपड़े दे गए। उन्होंने जल्दी शादी का इसरार किया था, क्योंकि वो दोनों बहन भाइयों की शादी इकट्ठी करना चाहते थे। तो लड़के की बहन निदा के ससुराल वाले भी जल्द शादी पर इसरार कर रहे थे, इसीलिए 2 माह के बाद ही तारीख फिक्स कर दी गई। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। मेरे तो पाँव जैसे जमीन पर ही नहीं टिक रहे होते। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा था, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो अब शादी में तकरीबन 15 दिन ही रह गए थे कि अचानक एक रात मेरी तबीयत शदीद ख़राब हुई। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और अपनी शादी के कपड़ों को निकाल निकाल कर देख रही थी। मैंने सारे कपड़े साथ ही साथ इस्त्री करके रखे हुए थे, ताकि बवक्त ज़रूरत इनको इस्त्री न करना पड़े। मैं इन कपड़ों को देख रही थी कि अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरा सर बोझल होने लगा और मेरे कांधों के ऊपर इतना बोझ पड़ गया जैसे कि मैंने मनो वजन उठा रखा हो। मैंने आंखें झपक झपक कर अंधेरे को दूर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे हल्का हल्का नजर आता और फिर अंधेरा छा जाता। और फिर एकदम न जाने क्या हुआ, मेरे अंदर गुस्सा बनने लगा। मुझे अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़ों पर गुस्सा आने लगा और मैंने दराज से कैंची निकाली और कपड़ों को काट डाला। इन कपड़ों को काट कर मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी फैल गई और मैं खुश होकर उन्हें देख रही थी। कितनी देर में माँ चली आई। माँ ने जो यूं मुझे बैठे देखा और उन कपड़ों को देखा तो अपना सीना पीट लिया। आय हाय, ये तूने क्या किया? माँ एकदम आगे को बढ़ी और जैसे शदीद सदमे से दो चार हो गई। माँ की आवाज़ सुनकर मैं भी जैसे होश में आ गई और हाथ में कटे हुए कपड़ों को देखा तो मैं खुद दोहरे सदमे का शिकार हो गई। माँ मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रही थी और मैं सदमे के मारे मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। मैं माँ से ये भी ना कह सकी कि ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, लेकिन सच तो ये था कि कटे हुए कपड़े और कैंची मेरे ही हाथ में थे, तो इसका मतलब ये था कि मैंने ही किया था। माँ तो बैठकर रोने लगी। आसिया, ये तूने क्या किया? ये शगनों के कपड़े थे जिनका तूने ये हाल कर दिया। अगर तुझे शादी से कोई एतराज़ था या तू ये शादी नहीं करना चाहती तो मुझे पहले बता देती, मैं तेरी ये शादी रुकवा देती। मैं लड़के वालों से माजरत कर लेती। लेकिन इस तरह की हरकतें करके तू क्या साबित करना चाहती है? माँ ने तो जैसे बात खुद ही फर्ज कर ली थी। मैं माँ को झुठलाना चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन माँ रोती ही जा रही थी और बोलती ही जा रही थी। आखिरकार मैंने उठकर माँ के पांव पकड़ लिए और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, न जाने कैसे हो गया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इनका कि ये मैंने किया है या नहीं, लेकिन मेरी तरफ से माँ, तुम्हें आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। न जाने मेरी बात सुनकर माँ को तसल्ली हुई या नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर वो संभल गई और उठकर मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, बड़ी मुश्किल से और बड़े अरमानों से ये दिन आया है मेरी बेटी, मुझे किसी भी आजमाइश में मुब्तला मत करना। माँ ने टूटे हुए लहजे में कहा। मैं अंदर तक कट कर रह गई। माँ के जाने के बाद मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो बहुत खुशी खुशी कपड़े निकाल कर देख रही थी, तो फिर ये कैंची मेरे हाथ में कैसे आई? मेरा तो कैंची से कोई काम भी नहीं था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और बस यही सोच सोच कर परेशानी हो रही थी। मैंने माँ का दिल दुखाया है। मेरी हरकत की वजह से माँ अपने अपने आप को मुजरिम तस्वर कर रही है। उस सारे फटे हुए कपड़े मैंने एक तरफ डाल दिए और खुद बिस्तर पर लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि कमरे में एकदम अंधेरा छाने लगा। मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा और फिर हाथ हिलाकर देखा तो अंधेरा हल्का हल्का फैल रहा था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। मैं हैरत से उठकर बैठ गई और कमरे की सारी रोशनियां जला दी। अब गहरी रोशनियों में भी वो अंधेरा फैलता दिखाई दे रहा था।
मैंने खौफ से दीवार के साथ टेक लगा ली और देखने लगी। वो धुआं फैलता फैलता सारे कमरे में फैल गया। मैं हैरानी से देख रही थी और मेरे मुंह से जैसे आवाज़ भी नहीं निकल रही हो। और फिर वो धुआं एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार करने लगा, एक जगह पर इकट्ठा होने लगा। जैसे ही वो धुआं इकट्ठा हुआ तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे मुंह के अंदर कोई चीज़ गई है। मैंने ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दिया है। मुझे शक हो रहा था कोई मक्खी या मच्छर मेरे गले में घुस गया है। ज़ोर ज़ोर से खांसते खांसते मुझे कै आ गई और मैं बाहर गुसल खाने की तरफ दौड़ी। माँ जो इस वक्त किचन से निकल रही थी, मुझे इस तरह गुसल खाने में भागते देखा तो परेशानी से मेरे पीछे चली आई और मुझे कै करते देखकर माँ की परेशानी और बढ़ गई। आसिया, क्या हुआ है तुझे? कि तेरा पेट ठीक है? माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने सांस को बराबर करते हुए कहा, हाँ माँ, पेट तो ठीक है, लेकिन न जाने मुझे ऐसा लगा जैसे मुंह के अंदर कोई चीज़ गई है। इस वजह से मुझे उल्टी आ गई। माँ ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे 7 अप देती हूँ, शायद तेरा बीपी लो हो गया हो। 7 अप पी के सो जा। माँ ने कहा तो मैं कुल्ली करती हुई बाहर आ गई। माँ ने मुझे 7 अप का ग्लास ला कर दिया। वो पीने के बाद मैं इधर सेहन में ही लेट गई। मुझे कमरे से जाते हुए अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, तू भी मेरे पास इधर ही लेट जा। मेरे कमरे में जाने को दिल वहीं पर लेट गई और कहने लगी, शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं ना, इसीलिए अब तेरी तबीयत बेचैन हो रही है। हर औरत के साथ यही होता है, कुछ दिन जब रह जाएं तो बेचैनी सवार हो जाती है। लेकिन तू फिक्र न कर, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुझे घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। माँ ने कहा तो मैं माँ से लिपट गई और रोने लगी। माँ, ये तूने क्या बात की? कभी माँ की कमी भी कोई पूरी कर सकता है क्या? वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन तेरी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और मुझे तो तुझे अकेला छोड़कर जाते हुए भी खौफ महसूस हो रहा है। कैसे मेरे बगैर अकेली इतने बड़े घर में रहेगी? मुझे रोता देखकर माँ भी मेरे साथ साथ रोने लगी। कुछ देर के बाद हमारे आंसू थम गए तो माँ मुझे कहने लगी, अब तुम सो जाओ और बाकी की फिक्रें छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं आराम से माँ की गोद में सर रख के आंखें मूंद कर लेट गई और सच में कुछ देर में मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त मैं इसी तरह सोई रही, लेकिन जब मैं उठी तो तब भी माँ की गोद में मेरा सर था और माँ इसी तरह बैठी हुई मेरे बालों की उंगलियां फेर रही थी। मैं शर्मिंदा हो गई और मैंने माँ से कहा कि माँ, आप लेटी क्यों नहीं? आप मुझे उठाकर लेट जाती। लेकिन माँ कहने लगी, मेरी बेटी इतने सुकून से सो रही थी, मैं कैसे उसकी नींद खराब कर देती। माँ की इतनी मोहब्बत मुझे अंदर तक सरशार कर गई। मैं एकदम माँ से लिपट गई और माँ ने मेरा बाजू सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद माँ ने कहा कि तुम जाओ और नमाज पढ़ लो, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने वक्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। नमाज का वक्त निकल रहा था। मैं फौरन वज़ू करने के लिए गुस्ल खाने की तरफ भागी। नमाज से फारिग होकर नाश्ता करके माँ ने कहा कि रात को जो कपड़े फट गए हैं उनको देख लो और किसी को दे दो, हम नए कपड़े बनवा लेते हैं। अगर इसी तरह के बनवाने हैं तो बता दो, और अगर डिज़ाइन तब्दील करवाना है तो अभी बता दो। माँ की बात पर मैं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैंने एक दफ़ा फिर माँ से कहा कि वो कपड़े मैंने नहीं फाड़े, मुझे नहीं पता कि वो कैसे कट गए, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। इतना तो आप मुझ पर यकीन रखें, मैं क्यों अपने कपड़े फाड़ूंगी? मैंने माँ को यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा तो माँ कहने लगी, मुझे तुझ पर यकीन है, अब इस बात को भूल जाओ और किसी से भी इसका जिक्र मत करना। तुम नए कपड़े बनवा लो और इनको किसी को दे देना, शायद तुम्हारे नसीब के नहीं थे। माँ की बात पर मैंने सर हिला दिया और उठकर कमरे में आ गई। कमरे में देखा तो सामने ही वो कपड़े कटे हुए पड़े थे। वो कुछ इस अंदाज में काटे गए थे कि एक पूरी कमीज दरमियान से कटी हुई थी। उनको देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने ये बहुत शौक से तैयार करवाए थे और कल ही तो बनकर आए थे। मैं अपने आप को कोसने लगी। मैंने इनको क्यों अलमारी से निकाला और क्यों देख रही थी? मैं भी अपने आप को कोस ही रही थी कि इतने में माँ की आवाज़ आई कि आ जाओ, बाजार चलते हैं, जो चीज़ें खरीदनी है खरीद लो। मैंने चादर ओढ़ी और माँ के साथ निकल पड़ी। भाई ने काफ़ी सामान तो शहर से ही लेकर भेज दिया था, महंगी महंगी मशीनें, काफ़ी अच्छे और मॉडर्न कपड़े और जूते, मेकअप का सामान और इस तरह की काफ़ी चीज़ें भाई और भाभी ने लेकर भेज दी। लेकिन अभी भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती थी। और फिर आज मैंने
पार्लर की बुकिंग करवाने के लिए भी जाना था। यहाँ पर गांव में महदूद से तो पार्लर्स थे, लेकिन मेरी सहेली की बहन बहुत अच्छा काम करती थी। मैंने उसी के पास ही बुकिंग करवानी थी। पहले बाजार से होकर कुछ चीज़ें खरीदी और पार्लर से बुकिंग करवा कर मैं घर चली आई। अब मैंने अगले दिन पार्लर जाना था ताकि वो शादी से पहले मेरा फेशियल वगैरह कर देती। माँ को मैंने आज खामोश खामोश देखा। शायद मेरी शादी में दिन कम रह गए थे, इसीलिए माँ ज़रा उदास हो रही थी। खुद मेरा दिल भी बोझल हो रहा था, लेकिन क्या करती। अगले 2-3 दिन घर में बहुत ही मसरूफ गुजरे। सामान की पैकिंग करना और पार्लर के चक्कर, इन सब चीज़ों ने मुझे थका दिया, इसीलिए मैंने आज आराम करने का सोचा और माँ से भी कहा कि वो भी आज के दिन आराम ही करें। आज हमने कोई काम नहीं करना, ना तो बाजार जाना है और ना ही कुछ सामान पैक करना है। माँ को भी जैसे मेरी बात समझ लग गई। माँ ने वक्त से खाना बना के रख दिया। मैंने और माँ ने वो सारा दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। एक दूसरे के साथ ढेरों बातें की। फ़ोन मिलाकर भाई के साथ बहुत देर बातें करते रहे। भाई मेरे बचपन की बातें छेड़ बैठे थे, तो हम कितनी ही देर वो बातें दोहराते रहे। कभी हम मुस्कुरा देते तो कभी रोने लग जाते। इसी तरह से सारा दिन कैसे गुजरा कुछ खबर ही न हुई। रात को माँ तो बाहर बरामदे में चारपाई बिछा कर लेट गई, लेकिन मैं अपने कमरे में ही अपने बिस्तर पर लेट गई। शादी में बस अब तकरीबन 1 हफ्ता ही रह गया था। बस इन्हीं ख्यालों में खोए हुए आज के दिन सारे दिन की बातों को दोहराते मेरी आँख कब लगी मुझे खबर ही ना हुई। मुझे अभी सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे गले में कोई चीज़ अटक गई है। मैंने एकदम सांस लेने की कोशिश की तो मेरा सांस बंद होने लगा। मैं एक झटके से उठ बैठी और जोर जोर से खांसने लगी, लेकिन मेरा सांस बंद हो रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर धुआं बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी। सांस हलक में अटक गया था और सीने पर बोझ पड़ रहा था। मैंने बाहर सहन में आकर खुली हवा में गहरे सांस लेने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहा। मेरा सांस तो बहाल ही नहीं हो रहा था। मैं अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगी। मेरी खांसी की आवाज़ सुनकर माँ भागी और परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ आसिया? यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो और क्यों खांस रही हो? मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकी। मैं माँ को इशारे से बता रही थी कि मेरे हलक में जैसे कोई चीज़ अटक गई है, मुझे सांस नहीं आ रहा। माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। फौरन उठकर मेरी तरफ आई और मेरी कमर सहलानी शुरू कर दी। मैंने इशारे से माँ से पानी मांगा। माँ फौरन किचन में जाकर एक गिलास पानी लेकर आई। मैंने घटाघट पानी एकदम से चढ़ा लिया। पानी पीने के कुछ वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बहाल होना शुरू हुई। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और रंग जर्द पड़ चुका था। मैं एकदम से जैसे बीमार लगने लगी थी। माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थामा और कहने लगी, एकदम तुझे क्या हो जाता है? ऐसे तेरी तबीयत को क्या हो जाता है? माँ दुखी लहजे में कहते हुए रोने लगी। तो मैंने माँ को तसल्ली दी और कहने लगी, माँ तुम फिक्र ना करो, ऐसी कोई बात नहीं, बस सोते हुए मेरा सांस खुश्क हो गया था। माँ को तसल्ली देकर मैं अंदर अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मुझे अपनी जगह से खौफ आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे इस कमरे में ही कुछ है। मैं खूबसूरत नज़रों से कमरे में देखती अपने बिस्तर पर आ गई और बैठ गई। मैं चौकन्नी होकर बैठी हुई थी कि जैसे अभी कुछ होगा और मैं उठकर बाहर भाग जाऊंगी। काफ़ी देर इसी तरह से बैठी बैठी जब मैं थक गई तो सोने के लिए लेट गई और फिर कुछ लम्हों बाद मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं काफ़ी देर तक सोई रही, क्योंकि रात तबीयत खराबी के बायस काफ़ी वक्त मैं इसी तरह जागती रही थी। माँ ने भी मुझे नहीं उठाया। मैं सो गई तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने एकदम से बिस्तर छोड़ा और बाहर की तरफ भाग गई, क्योंकि 11 बजे तो मुझे पार्लर में होना था और अब 11 बजे तो मैं सोकर उठी हूँ। मैं जल्दी जल्दी गुसल खाने से फारिग होकर किचन में चली गई। अपने लिए चाय का पानी रखा और माँ से नाश्ते का कहा। माँ ने भी जल्दी से मुझे पराठा बना दिया। नाश्ता करने के बाद फिर माँ के साथ तैयार होकर पार्लर चली गई। कम से कम भी 4-5 घंटे का काम था, लेकिन फिर कुछ दिन मुझे नहीं आना था। फिर शादी के 2 दिन पहले मैंने आना था। पार्लर में उसने मेरा फेशियल वगैरह किया, तो मैंने उससे कहा कि वो मेरे चेहरे पर मेकअप बेस की प्रैक्टिस करे, क्योंकि मैंने कभी मेकअप किया ही नहीं था। इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे चेहरे पर मेकअप कैसा लगेगा। मेरे कहने पर वो रजामंद हो गई और मेरे चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया। उसने बहुत महारत से मेरे चेहरे पर बेस लगाई। इतने में उसकी एक दूसरी कस्टमर आ गई थी।
تو وہ مجھ سے معذرت کر کے اس کا کام کرنے لگی۔ میں کچھ دیر تو انتظار کرنے لگی، لیکن پھر میں نے سامنے پڑے میک اپ کو خود ہی اپنے چہرے پر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا سارا چہرہ رنگین کر لیا اور سب سے آخر میں اپنی مانگ میں سندور بھی بھر دیا۔ میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنا آپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اتنے میں پارلر والی بھی فارغ ہو کر آ گئی اور میرا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اس سے خوشی خوشی پوچھنے لگی، بتا میرا میک اپ کیسا ہوا ہے؟ لیکن اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات مجھے ناخوش کر رہے تھے۔ جب کچھ نہیں بولی تو میرے چہرے پر ناراضگی چھانے لگی، اور پھر میں نے ایک دم بھاری اور بھیانک آواز میں اس سے کہا، کیوں؟ تمہیں میری دلہن کا چہرہ اچھا نہیں لگا؟ میں نے اپنی دلہن کو خود سجایا ہے، تمہیں میری دلہن اچھی نہیں لگی؟ میں نے بھاری آواز میں اس سے پوچھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر جانے کے لیے نکلی، لیکن نکلنے سے پہلے اسے غصے سے دیکھنا نہیں بھولی۔ وہ ابھی تک حیرت اور خوف سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور میں آرام سے پارلر سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں جو بھی میرے پاس سے گزر رہا تھا وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ابھی اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اسی لیے میں گھر کی طرف چلتی رہی۔ گھر جا کر میں نے جب اسی طرح سے دیکھا تو ماں کہنے لگی، تم پارلر سے کیوں چلی آئی؟ میں خود تمہیں لینے کے لیے آتی، اور یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ جاؤ جلدی سے جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ ماں نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں ان کو غصے سے دیکھنے لگی اور کہا، آپ کو بھی میری دلہن اچھی نہیں لگی؟ حالانکہ یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ میری ماں نے جب میری اتنی بھاری اور بھیانک آواز سنی تو بے ہوش ہو کر گر گئی، اور میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اور پھر کب سوئی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح سو کر اٹھی تو ماں باہر چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور سر کے اوپر چھوٹی سی پٹی لگی ہوئی تھی۔ ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ان کا چہرہ تھام کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کے سر پر یہ چوٹ کیسے لگی؟ ماں نے مجھے حیرت اور اچنبھے سے دیکھا، جیسے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے تو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ماں کہنے لگی، میں صبح گر گئی تھی، اسی وجہ سے چوٹ آئی ہے۔ ماں کی بات سن کر میں ماں کو ڈانٹنے لگی، آپ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ کیوں آپ سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہیں؟ ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے میں نے ماں کا جب زخم چیک کیا تو اچھا خاصا زخم تھا۔ مجھے بے حد پریشانی اور تشویش ہوئی، لیکن ماں نے مجھے صبح والے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد ماں کہنے لگی کہ سب پارلر میں کیا ہوا تھا؟ ماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے دیکھا اور کہا، پارلر میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے میرا فیشل کیا تھا اور میں جلدی فارغ ہو گئی، اسی لیے اپنے گھر چلی آئی۔ میری بات سن کر ماں مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی نظروں سے تشویش ہو رہی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ وہ کیوں اس طرح سے مجھے دیکھ رہی ہیں؟ تو ماں کہنے لگی، کچھ نہیں، مجھے پارلر والی نے بتایا تھا کہ تم نے سب پارلر پر بھی جی بھر بھر کر چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپ کر باہر نکل آئی، اور جب اس نے تمہیں روکا تو الٹا آواز بدل کر اس کو ڈرا بھی دیا۔ ماں کی بات سن کر میں حیرت زدہ سی رہ گئی، اور میں نے ماں سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا یقین کریں یہ بات کسی نہ کسی طرح رفع دفع ہو گئی۔ اس طرح میری شادی کا دن آن پہنچا اور آج مہندی کی رات تھی۔ آج بھی میں پارلر گئی تھی، لیکن پارلر والی کا رویہ بہت ہی عجیب تھا، ایسے جیسے مجھ سے ڈر بھی رہی تھی اور مجھ سے خفا بھی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار پوچھا بھی، لیکن جب وہ کچھ نہیں بولی تو میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے مہندی کی مناسبت سے میرا بہت ہلکا سا میک اپ کیا۔ ماں تو اس بات پر راضی بھی نہیں تھی کہ مہندی کے اوپر میں میک اپ کرواؤں، لیکن آج کل فیشن تھا اور بغیر میک اپ کے دلہن اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماں کی تو وہی پرانی سوچ تھی کہ اس طرح روپ نہیں آتا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح ماں کو منا ہی لیا تھا۔ پارلر والی نے مجھے جب تیار کر دیا تو میں نے گھر بھابھی کو فون کر دیا کہ وہ مجھے آ کر لے گئی، لیکن ایک بات شاید کسی نے بھی نوٹ نہیں کی تھی، ٹیکا لگانے سے پہلے میں نے پھر مانگ میں سندور بھر لیا۔ یہ شاید پارلر والی نے دیکھا ہو، اس بات کی مجھے خبر نہیں۔ میں گھر آ گئی اور مہندی کی رسومات شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میری کیفیت دورے والی ہو گئی۔ جیسے ہی مجھے شگنوں کی مہندی لگانی شروع کی گئی، مجھے غصہ آنے لگا، میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہی تھی، جیسے اپنے غصے کو قابو میں کر رہی ہوں۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور سانس تیز تیز چلنے لگا۔ 2-3 عورتوں نے ابھی رسم ادا کی تھی کہ پھر میں نے ایک دم اپنے سامنے پڑی ساری چیزیں الٹا دیں۔
मिठाई दूर जाकर गिरी। मेहंदी और तेल के थाल एक खनखनाहट की आवाज से नीचे जा गिरे। सारे घर में सन्नाटा फैल गया। भाभी मेरी तरफ हैरत से देख रही थी और पूछने लगी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। मैंने मुड़कर भाभी की तरफ देखा और अपने हाथों से अपना टिक्का नोच कर उतारा। मेरे माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। मैंने दुपट्टा भी खींच कर नीचे फेंक दिया। वहां पर मौजूद सारी औरतें खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी। भाभी ने चीखना शुरू कर दिया कि देखो आसिया को क्या हो गया है। अम्मी, अरशद, जल्दी जल्दी इधर आए। भाभी ने माँ और भाई को बुलाया तो वो लोग भी भागे चले आए। मेरी ये हालत देखकर अम्मा की निगाहें फटी की फटी रह गई। यहाँ पर लड़के वाले भी मौजूद थे क्योंकि आज शगन की मेहंदी लगाने आए थे। लड़की की माँ और बहन ने देखा तो उसी वक्त सब चीजें वहां पर रखी और बाहर की तरफ निकल गए। जाते जाते वो माँ से रिश्ता तोड़ने का कहना नहीं भूले। जब आपकी बेटी बीमार थी और इसको दौरे पड़ते थे तो फिर आपने इसकी शादी क्यों तय की? आपकी बेटी बीमार है, इसके ऊपर जन्नात का साया है। अपनी बेटी का इलाज करवाएं बजाय इसके कि दूसरों के बेटों की जिंदगी खराब करें। वो माँ को खरी खरी सुना कर चली गई और यहाँ पर मैं दौरे की कैफियत में सारी सजावट उतार कर फेंक रही थी। नोच नोच कर अपना जेवर फेंक दिया, अपना सारा मेकअप बिगाड़ लिया। मेरे बाल भी बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। आंखों का काजल फैलकर मुझे अजीब हैबत नुमा शक्ल दे रहा था। माथे का सिंदूर भी माथे पर फैल चुका था और फिर कुछ ही देर बाद मैं बेहोश होकर गिर गई। आखिरी बात जो मेरे कानों में पड़ी वो भाभी की चीख थी। न जाने कितने घंटों के बाद मुझे होश आया, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद थी और माँ मेरे सिरहाने परेशान बैठी हुई थी। माँ की आंखें रो रही थी और आंसू टप टप बह रहे थे। मुझे उठता देखकर माँ एकदम आगे हुई और मुझे लेटे रहने का कहा। मैं दोबारा लेट गई क्योंकि मेरे अपने जिस्म में इस वक्त ना तो तवानाई थी और ना ही मुझसे उठा जा रहा था। मैंने नक्काहत भरी आवाज में माँ से पूछा, माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो माँ कहने लगी, कुछ नहीं, बस तुम परेशान थी और बेहोश होकर गिर गई। अभी तुम सो जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें दवा देंगे और उसमें थोड़ा नींद का नशा भी है। जैसे ही तुम सोकर उठोगी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा तो मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद मैं दोबारा सो गई। फिर जब दोबारा मेरी आंख खोली तो अब कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और बाहर रात का समा था। मैं उठकर बैठ गई। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। उठकर बैठते ही मुझे जोरदार चक्कर आया। मैंने सर दोनों हाथों से थाम कर जैसे अपने चक्करों को रोकना चाहा। कुछ देर बाद चक्कर थम तो गए। मैं उठकर बाहर आ गई। बाहर सहन में एक वबाल मचा हुआ था। पूरे सहन में मेहंदी का सामान बिखरा हुआ था। कुर्सियां इधर उधर उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। हर चीज बिखरी हुई थी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ, ये सब क्या है? ऐसे क्यों है? और आज तो मेरी शादी थी, फिर क्या हुआ ऐसा कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने हैरत से माँ से पूछा तो अम्मा कहने लगी, कल मेहंदी की रात तुम्हें दौरा पड़ा था, जिसके बाद तुम बेहोश हो गई। तुम्हारे ससुराल वाले रिश्ता तोड़ गए और कह गए कि वो किसी बीमार और आसेब ज़दा लड़की को अपने बेटे की दुल्हन नहीं बनाएंगे। मेरा कल से रो रो कर बुरा हाल है। मुझे समझ नहीं आ रही मेरी जवान बच्ची की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। तुम्हारे भाई और भाभी भी मुझे ही गुस्सा होते चले गए। उनका कहना था कि शायद मैंने उनसे हकीकत छुपाई है, जबकि मुझे तो खुद इस बात का इल्म नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला है। माँ ने मुझे बताया तो मुझे जैसे बेदम सी होकर वहीं गिर गई और बेआवाज रोने लगी। माँ, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी बात की खबर भी ना हो। मैं रो रही थी तो माँ मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और फिर कोई अच्छी जगह देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। माँ ने कहा तो मैंने जख्मी नज़रों से माँ की तरफ देखा और कहा, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? अगर मैं शादी के बाद बीमार पड़ जाती या मुझे शादी के बाद दौरे पड़ते तो फिर क्या मेरा शौहर मुझे इधर छोड़ जाता? क्या वो फिर मुझे तुम्हारे पास छोड़ जाता? मेरी बात पर माँ लाजवाब होकर रह गई। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मुकम्मल इलाज करवाऊंगी। मैंने मोहल्ले के इमाम मस्जिद से पता किया है, वो तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम होश में आओ तो वो कब तुम्हारे पास अमल करने के लिए आए। अब मैं उन्हें कल असर के बाद बुला लूँगी, तब फिर इंशाल्लाह वो तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
माँ ने कहा तो मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दे दी कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक वहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर बाद माँ ने मेरे आगे खाना ला के रखा तो मैं खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी बैठी हुई हूँ। मैं दोनों हाथों से मुंह भर भर कर खाना खा रही थी। मुझसे बोलना और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। माँ मुझे देखकर कहती है कि आहिस्ता, आराम से खाओ, ये क्या तरीका है। लेकिन मैंने माँ को इतने गुस्से भरे अंदाज में देखा कि वो अपनी जगह पर सहम गई और मैं सारा खाना चंद लम्हों में ख़त्म कर गई। मैंने माँ से और खाने को मांगा और भारी आवाज़ में उन्हें कहा, मुझे अभी और भूख लगी है, मुझे और खाना दो। माँ जल्दी से जाकर हॉट पॉट से अपने हिस्से की भी रोटी निकाल कर लाई। मैंने चंद लम्हों में उसे ख़त्म कर दिया और माँ से और खाने के लिए मांगा। माँ मेरी तरफ बेबसी से देखने लगी और उठकर रोटी बनाने लगी। माँ बनाती गई और मैं खाती गई, न जाने में कितनी रोटियां और कितना सालन खा गई और फिर अपने अंदर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने कमरे की एक एक चीज़ को तहस नहस कर दिया। अपनी शादी के सारे कपड़े निकाल कर उनको फाड़ दिया। अपनी शादी की जितनी भी चीज़ें पड़ी थी उन सब को जला दिया। इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगा दी और खुद पास बैठी तमाशा देखने लगी। मैं ऊंची ऊंची जोर जोर से कह कहे लगा रही थी। माँ ने दरवाजे में खड़े होकर देखा, कमरे में धुआं भर गया। आग हर चीज़ को अपनी लपेट में ले चुकी थी और जो जो चीज़ मैं जलाना चाहती थी ये सब जलकर खाक हो गई थी। माँ आंखों में बेबसी लिए मुझे देख रही थी। इस वक्त मेरा शायद कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर न जाने माँ को क्या हुआ कि उसने दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। शायद माँ मुझसे खौफज़दा हो रही थी। मैं सारी रात कमरे में ऊंची ऊंची कह कह लगाती रही और अपनी फतह का जश्न मनाती रही। अगले दिन तकरीबन असर के वक्त जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो माँ के साथ कमरे में कोई और भी दाखिल हुआ। मैं एक तरफ निढाल सी पड़ी हुई थी। इस वक्त मेरे ऊपर दौरे की कैफियत ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आने वाले को देखा तो वो मस्जिद के इमाम साहब थे। इमाम साहब को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से गहरे सांस लेने लगी और उनकी तरफ गुस्से से देखने लगी। इमाम साहब के हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी और वो मुसलसल उसके ऊपर कुछ पढ़ रहे थे कि अचानक मैं तीर किसी तेज़ी से उनकी तरफ लपकी और इससे पहले कि मैं उनको जाकर पकड़ लेती, मेरा हाथ हवा में रह गया और मैं वहीं पे जैसे जमी की जमी रह गई। मैंने हैरत से खुद को देखा और देख रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि किस चीज़ ने मुझे रोक रखा है। मैंने इमाम साहब की तरफ देखा तो वो मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। शायद उनकी पढ़ाई ने मुझे रोक रखा था। उन्होंने कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंका तो मैं तकलीफ से चीखने लगी। मेरी आंखों के आगे से लपटें निकलने लगी। माँ जो पहले कमरे के अंदर आ चुकी थी अब कमरे से बाहर हो गई थी और हैरत और खौफ से मुझे देख रही थी। इमाम साहब ने दोबारा कोई पढ़ाई करके मेरे ऊपर फूंका और कहने लगे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारे इस बच्ची से क्या ताल्लुक़ है। इमाम साहब की बात सुनकर मैं गुस्से से फुनकारने लगी और फिर भारी और खौफनाक आवाज़ में कहा, मैं कैलाश हूँ, मैं एक हिंदू जनज़ादा हूँ। इसने मुझे तंग किया था इसीलिए मैं इसके पीछे हूँ। अब मैं सारी उम्र इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने भारी आवाज़ में कहा तो इमाम साहब कहने लगे, ऐसा मुमकिन नहीं, तुम्हें इस बच्ची को छोड़ना होगा, इसकी सारी ज़िंदगी बाकी पड़ी है। इस तरह तो तुम इसकी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकते, पहले ही तुम इसकी शादी तोड़वा चुके हो। इमाम साहब की बात सुनकर मैं एकदम कमरे में गोल गोल घूमने लगी। कमरे के गोल गोल चक्कर तेज़ी से काटने लगी और फिर एकदम से उनके पास आकर रुक गई और कहा कि अब ये मुमकिन नहीं, अब मैं इसके साथ ही रहूँगा। अब तो मैंने इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे अपनी दुल्हन बना लिया है, अब ये कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। मेरी भारी और भयानक आवाज़ सुनकर इमाम साहब के ऊपर मेरी बात का ज़रा भी असर नहीं हुआ। वो मुसलसल अपनी पढ़ाई करते रहे और मेरे ऊपर मुसलसल फूंक मारते रहे और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि मैं बेहोश होकर गिर गई और जब मैं होश में आई तो मैं अपने बिस्तर पर थी, लेकिन मेरे हाथ और पैर बंधे हुए थे। कमरे में इस वक्त सिर्फ माँ थी। मैंने गुस्से और बेजारी से माँ की तरफ देखा और कहा कि ये सब क्या है, मुझे क्यों बांधा हुआ है। तो माँ कहने लगी कि तुम्हें जब भी ज़रा थोड़ा सा होश आता था तो तुम उठकर बाहर भागने की कोशिश करती थी, तो मुझ पर या इमाम साहब पर हमला करती थी, इसीलिए इमाम साहब की हिदायत के मुताबिक तुम्हें बांध दिया है। अब जब तक तुम्हारा इलाज चल रहा है तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें खोल दिया जाएगा। माँ बड़े दुख और बेबसी भरे लहजे में कह रही थी। माँ का दुख महसूस करके मैं चुप कर गई। अगर मैं ये सब झेल रही थी तो मेरे साथ साथ माँ भी तो ये सब झेल रही थी, उसे भी मेरी तकलीफ़ की इतनी ही तकलीफ़ थी।
ماں کا احساس کر کے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے زیادہ ماں اس تکلیف میں ہے، کیونکہ میری شادی بھی ٹوٹ گئی تھی اور بھائی اور بھابھی نے ان دن پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ اس میں بھی انہیں ہمارا ہی قصور لگ رہا تھا، جبکہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ سب کیا سلسلہ تھا۔ اسی لیے ماں چاہتی تھی کہ جلدی سے میرا علاج ہو تاکہ وہ میری شادی رکھ سکیں، اور اب پھر رشتہ ڈھونڈنا ایک اور مرحلہ تھا۔ لیکن جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ انہیں بے معنی سوچوں میں گھیرے میں لیٹی رہی۔ ساری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ اگلے دن ظہر کے بعد امام صاحب دوبارہ آئے اور میرے اوپر پڑھائی کر کے دم کیا۔ ان کے دم کرنے سے میرے سارے جسم میں جیسے آگ لگنے لگی۔ مجھے بے تحاشا تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں لال سرخ ہو گئیں اور میں بھاری اور بھیانک آواز میں چلانے لگی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے رسی کھینچنے سے میرے ہاتھوں کی کھال چلنے لگی۔ لیکن میں مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور بھیانک آواز میں کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ امام صاحب نے اپنا عمل مکمل کیا، تب تک میں بے دم ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ بے ہوشی میں جانے سے پہلے میں نے سنا تھا کہ ماں امام صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اب کتنے دن اس کو یہ سب کچھ جھیلنا ہوگا، اب کتنے دن اس کو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ مجھ سے اس کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ امام صاحب کہنے لگے 21 دن تک تو ہمیں ایک عمل کرنا ہی ہوگا۔ یہ بڑا طاقتور جنزادہ ہے اور بہت مشکل سے قابو میں آیا ہے، اور جب تک میں اس کو بھسم نہ کر دوں تب تک یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ امام صاحب کی بات سن کر ماں نے سر ہلا دیا۔ ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھانا کھلا دیتی۔ 21 دن میں نے اسی کیفیت میں گزارے۔ امام صاحب روز آتے، میرے اوپر دم کرتے اور میری حالت ایسی ہی ہو جاتی جیسے چھری مار کر مرغی کو ذبح کرنے کے لیے ڈبے میں پھینک دیا گیا۔ میری جان قطرہ قطرہ نچڑتی رہتی، میرا جسم آگ کی تپش میں جھلسنے لگتا۔ میں نے بہت تکلیف برداشت کی اور پھر 21 دن کے بعد آخر کار امام صاحب نے میرے ہاتھ پاؤں کھولنے کا کہہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا اب 21 دن کا عمل پورا ہوا، اب ہمیں ایک رات کا عمل قبرستان میں کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہارا ہمارے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ اس رات چاند کی 14ویں رات تھی۔ امام صاحب، میں اور ماں ہمیں قبرستان میں چلے گئے۔ امام صاحب نے زمین پر دائرہ بنا کر مجھے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود پڑھائی شروع کر دی۔ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور میرے اوپر پھونک مارتے رہے۔ پھر ایک دم میرے اندر سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر اتنا بڑھ گیا کہ اس دھوئیں نے وہ سارے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں مجھ سے بھی زیادہ خوف زدہ تھی، لیکن امام صاحب اپنی پڑھائی کرتے رہے۔ اچانک امام صاحب نے جیب سے دوسری تسبیح نکالی اور اس کے اوپر کچھ پڑھا اور وہ تسبیح میرے ہاتھ میں ڈال دی۔ وہ تسبیح میرے ہاتھ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ اچانک وہ دھواں ایک جگہ اکٹھا ہونے لگا۔ اس دھوئیں میں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، جیسے بہت سارے لوگ ایک دم ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ چیخیں اتنی تیز اور بلند تھیں کہ میرے کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے در پہ تھے۔ کچھ دیر اونچی چیخوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ غائب ہوتے ہوتے وہ بالکل ختم ہو گیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ روشن اور چمکدار چاند سامنے تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد امام صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دی اور میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، لو بیٹا، آج سے تم بالکل آزاد ہو، اب تم بالکل ٹھیک ہو، اپنی نئی زندگی آرام سے شروع کر سکتی ہو۔ امام صاحب کی بات پر میں نے ممنون نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ماں نے بھی امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے تو اپنوں نے بھی ہم سے منہ پھیر لیا تھا، اور کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میری بچی تو بے عیب اور معصوم ہے، لیکن آپ نے ہماری بات پر یقین کیا اور میری بچی کو اس عیب سے نجات دلائی۔ امام صاحب نے ماں کی بات سن کر کہا کہ جن، چڑیلیں، بھوت، یہ سب حقیقت ہوتا ہے، لیکن ان سے نجات کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مسئلے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے۔ اب بس تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، تمہیں 40 دن تک پڑھائی کرنی ہے اور بچی کا صدقہ روزانہ دینا ہے۔ اس کے بعد جب تک اس کا رشتہ یا شادی نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں ہر جمعرات اس کا صدقہ نکالنا ہوگا۔ ماں نے امام صاحب کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں آپ کی باتوں پر بالکل آپ کے مطابق ہی عمل کروں گی۔
माँ ने अब मेरा सदका भी देना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद मेरा एक जगह बहुत अच्छा रिश्ता आया। माँ ने लड़के वालों से रस्मी तौर पर सोचने का वक्त मांगा और जल्द ही मेरा निकाह कर दिया। इस बार माँ ने किसी को भी नहीं बुलाया था, यहाँ तक कि भाई और भाभी से भी रस्मन ही फ़ोन पर कहा। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरे सब्र का बहुत अच्छा इनाम मिला। मेरा शौहर और ससुराल बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।